हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी क्या चाह रही है, अगर आम इंतखाबात पर वक्त यानी 2023 पर होते हैं जिसमें 1.5 साल अभी बाकी है, तो नून लीग उसके लिए क्या तैयारी कर चुकी है। इन तमाम मामलात पर पहले तो नून लीग में एक मफामत और मजामत की हमने एक कन्फ्यूजन देखी। अब उस कन्फ्यूजन के बाद अब लग रहा ये है कि वो कन्फ्यूजन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद एक नया बाब खुल चुका है कि अगले आम इंतखाबात में नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। इस ज़िम्न में पार्टी के मरकजी रहनुमाओं ने कुछ बयानात उन्होंने दिए। अभी 2 दिन पहले नून लीग के सीनियर नायब सदर शायद खाकान आबाद के इलेक्शन हुए, तो उनकी तरफ से उम्मीदवार जो है पार्टी के सदर शहबाज शरीफ होंगे। PMLN के अंदर अगले इलेक्शन में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा खुद से मतलब वॉलंटरली विड्रॉ हो गई है या आप लोग नहीं चाहते? नहीं, मरियम नवाज साहिबा तो इलेक्शन तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। अभी इस बयान पर चेमेगोइयां हो ही रही थी कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने शायद खाकान अब्बासी के बयान के बरक्स एक बात कही, और फिर मोहम्मद जुबैर के बयान के 24 घंटे बाद ही नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा और शरीफ खानदान के पुराने और करीबी साथी ख्वाजा आसिफ ने शायद खाकान अब्बासी की बात को दुरुस्त करार देने के साथ साथ उनके बयान को मोहम्मद जुबैर के बयान से ज़्यादा मोतबर कह दिया। अब नून लीग के टॉप टियर रहनुमाओं के बयानात में तजादात हमें जो है वो दिखे, और उसी के दौरान आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने एक स्टोरी की जिसके मुताबिक शरीफ फैमिली से अगर कोई वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हुआ तो वो शहबाज शरीफ ही होंगे, लेकिन अगर किसी भी वजह से शहबाज शरीफ इस ओहदे के उम्मीदवार ना बन पाए तो फिर शायद खाकान अब्बासी की जो है वो नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। इसी खबर के मुताबिक दिलचस्प बात यह कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो मुक़्तदर हल्कों के लिए काबिल कबूल भी है। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के करीब मौजूद ज़राए ने तस्दीक की है कि मुक़्तदर हल्कों के साथ नून लीग की क़यादत का बिलवास्ता रब्ता हुआ है। इस तमाम सूरत हाल में 2 बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि नून लीग के अंदर फैसला साज जो है वो नवाज शरीफ ही हैं, और इसी वजह से पार्टी के अहम रहनुमाओं को शायद मुकम्मल इल्म नहीं और इसी वजह से तजादात सामने आ जाते हैं। दूसरी बात जो अहम है वो ये कि नून लीग जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अभी कुछ माह पहले तक जारहाना रवैये इख्तियार रखे हुए थी, अब वो मुफाहमत की मेज़ पर आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ अपना बयानिया मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। और अगले इंतखाबात में पहले नून लीग जो है अपनी इंतखाबी मुहिम में ये रवैया बरकरार रखेगी और तोपों का रुख जो है वो सिर्फ सियासी मुखालिफिन की तरफ ही होगा। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। शायद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब कि नून लीग ये फैसला कर चुकी है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आपकी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब होंगे। देखिए आदिल, ये फैसला तो बहुत पहले नवाज शरीफ साहब ने, जब उनको नाअहल करार दिया गया था, तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला किया था और ये तय पाया था कि जो वक्त दरकार है उन्हें कौमी असम्बली में आने के लिए, उस दौरान शायद साहब वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन बाद अज़ां शहबाज शरीफ साहब की खुद अपनी दरख्वास्त के ऊपर, चूँकि पंजाब में पावर प्रोजेक्ट्स थे, अहम मनसूबे थे जिनको वो लीड कर रहे थे, तो वो वज़ीर आला के ओहदे पर रहे। और पार्टी के सदर जो हैं नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद से शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ये कहना कि पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल लिया है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पार्टी की रवायत यही है कि जो पार्टी का सदर होता है वही वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है। तो लिहाजा 2018 से शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और उनकी सदारत के अंदर ही पार्टी ने जो बयानिया अडॉप्ट किया है वो है। और हमारा बयानिया ना किसी से सरेंडर का है ना किसी से लड़ाई का है। हमारा बयानिया बड़ा सिंपल और सादा है कि 74 साल हो गए हैं, अब पाकिस्तान को चलना चाहिए और पाकिस्तान सिर्फ आइन की हुक्मरानी पे चल सकता है। सब इदारों को आइन का एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क को इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन से निकालने के लिए काम करना चाहिए। देखिए, हम शायद अंदाजा नहीं कर
हम कितने संगीन बहरान में धंस चुके हैं। ये बहरान मईशत का भी है, ये बहरान सियासत का भी है, ये बहरान मुआशरत का भी है, और ये बयान सफारत का भी है। आज आप दुनिया में तनाव। ठीक है, एहसन साहब, मैं इसी बुरान पे भी आपसे बात करता हूं, लेकिन आपके जवाब से मुझे ये अंदाजा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जब से पार्टी सदर बने वहीं वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और वो आगे जाके भी होंगे। लेकिन फिर जो जुबैर साहब कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में कि उनके केसेस जो हैं उन्हें उम्मीद है कि उससे पहले ख़त्म हो जाएंगे और वो फिर मैदान में आएगी, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हुई है, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो दूर कर दिया। अब आप भी दूर फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज के अगर केसेस ख़त्म हो भी जाएं, शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदर हैं तो वही उम्मीदवार होंगे। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, और जो पार्टी का सदर होता है वही पार्टी की तरफ से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है। ये हमारी ट्रेडिशन रही है। तो इसलिए पार्टी ने पिछले 3 सालों में अपनी सदारत नहीं बदली, जिसके बारे में हम ये कहें कि हमने कोई अपने बयानिए पे समझौता कर लिया या हमने कोई अपना ट्रैक बदल लिया। हम उसी ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, और इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले इलेक्शन में अब मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गई, क्योंकि बाकी जो पार्टीज हैं, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी वजीर खजाना उधार लेती है, PTI आती है वजीर खजाना उधार लेती है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी कम से कम 4 वज़राए खजाना पैनल मौजूद है। हम खुद कफील हैं अपने इकोनॉमिक टीम के अंदर, जिसने के इस मुल्क के अंदर 2013 और 18 में रिकॉर्ड इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया था, और पाकिस्तान को जिस इकोनॉमिक टर्न अराउंड की जरूरत है उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत, उसकी टीम सिर्फ PMLN के पास है। ठीक है, ऐसे साहब ये बताइएगा कि अब आगे का प्लान क्या है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा है कि मार्च से पहले भी हुकूमत जा सकती है, इन हाउस चेंज आ सकती है, लेकिन वो मार्च तक तब्दीली देख रहे हैं। अयाज सादिक साहब जो हैं वो भी लंदन, जो हम सुन रहे हैं कि जी कोई पैगामात लेके गए थे, तो प्लान क्या है? क्या आप भी ये समझते हैं कि अगले 2 माह जो हैं, 2 से 3 माह में इन हाउस चेंज आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ला सकते हैं? बात उसी तरफ बढ़ रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब को भी अंदाजा हो गया है कि मुल्क को जिस यहां से हर रास्ता पस्ती की तरफ जाएगा, और हर आने वाला महीना, हर आने वाला साल उनके लिए मुश्किलात में इजाफे का जरिया होगा। अगर आप पिछले चंद हफ्तों की इमरान नियाजी साहब की एक्टिविटीज देखें तो आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि वो खुद को इलेक्शन मोड में ले आए हैं, या वो खुद के आखिरी 400 मीटर की दौड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अपना अंजाम नजर आ रहा है, और वो अपने हलके को पक्का करने के लिए अरबों रुपए का पैकेज मियां वाली पहुंच गए, जबकि 3.25 साल उन्हें मियां वाली याद नहीं आया। इसी तरह जो वो स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं, अगर उनका हुजम देखें तो पाकिस्तान के बजट या डेवलपमेंट बजट से भी कई गुना ज्यादा उसका हुजम बनता है, जिससे कि ये लगता है कि ये सब गैर हकीकत पसंदाना लॉलीपॉप्स हैं जो पाकिस्तान के अवाम को बेचे जा रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि अब इलेक्शन में शायद वो खुद जाना चाहते हैं, या उनको ये नजर आ रहा है कि हालात बेकाबू होने वाले हैं, अगर उन्हें निकाल दिया जाएगा तो वो अदम एतमाद के जरिए तो वो उसके लिए अपना केस बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि 2022 इलेक्शन का साल होगा। ठीक, लेकिन एहसन साहब, क्या अदम एतमाद की शुनीद तो है? क्या कोई तैयारी है? पीपल्स पार्टी से कोई राब्ते हुए हैं? पहले तो नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, क्या अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब मान चुके हैं, इसीलिए ये सारा सब कुछ हो रहा है और वजारत उज़्मा की उम्मीदवार की भी बातें हो रही हैं? जो अदम एतमाद है उसके लिए जो बुनियादी जजमेंट है वो ये है कि क्या हमारे जो कौमी इदारे हैं वो गैर जानिबदार हैं। आपको मालूम है कि जब वजीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया था तो खुद हुकूमत के बहुत सारे MNAs हुक्मरान जमात के एतमाद का वोट नहीं देना चाहते थे, उन्हें ज़बरदस्ती एजेंसीज के ज़रिए प्रोड्यूस कराया गया था, लाया गया था, और उन्होंने इस बात का इकरार भी किया। इसी तरह अभी जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ था उसमें भी हुकूमती इत्तेहाद के और खुद हुकूमत के अपने ट्रेजरी बेंचेस के MNAs ने कहा कि हमें लाया गया है, बड़े एहतमाम के साथ लाया गया है, और फिर टेलीफोनों का चर्चा भी हुआ। तो जब इस तरह का रियासत की तरफ से मुदाखलत
दरवाजा खुला हो तो अदम एतमाद कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर रियासती और कौमी इदारे गैर जानिबदार होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत 48 घंटों में अदम एतमाद का सामना नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो एहसन साहब, जो अगर ख्वाजा आसिफ साहब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो शायद उन्हें गैर जानिबदारी का यकीन होगा या ये यकीन दिलवा दिया होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग की लीडरशिप के बिलवास्ता बिलावास्ता राब्ते जो हैं वो बहाल हो चुके हैं। देखिए, यही जजमेंट कॉल है कि अगर कोई ऐसी यकीन हमें होता है और तर्ज अमल से होगा, ये कहने सुनने की बात नहीं होती कि जब आपकी जजमेंट ये समझती है कि कोई मुदाखलत नहीं होगी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो यकीनन अदम एतमाद की ऑप्शन को, इसलिए कि या पाकिस्तान के आइन में ये गुंजाइश है कि वज़ीर आज़म खुद असेंबली तोड़ें, या फिर आप नो कॉन्फिडेंस ला के जो नया वजीर आजम है वो असेंबली तोड़ के उसकी एडवाइस करके नया इलेक्शन कॉल कर सकता है। इस वक्त हमारे आइन में कोई और रास्ता नहीं है अर्ली इलेक्शन का, सवाए इसके कि वजीर आजम असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस करे। तो इसके लिए एक शक्ल तो ये है कि इमरान खान साहब खुद भी ये कदम उठा सकते हैं हालात को भांपते हुए कि उनके गिर्द बहुत गहरा तंग हो गया है, अवाम में गैर मकबूल हो रहे हैं और साल बाद वो ज्यादा हो जाएंगे तो वो अभी चांस ले लें। और दूसरी सूरत ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हालात में उन्हें इतना इरेलेवेंट कर देंगे कि मजबूर हो जाएंगी तमाम सियासी कुव्वतें कि उनको निकाल के नए इलेक्शन के लिए एडवाइस करें और असेंबलियों को तोड़ के अवाम का मैंडेट दोबारा लिया जाए। ठीक है, एहसन साहब, आखिरी सवाल आपसे, टाइम मेरे पास कम है और रिक्वेस्ट करूंगा अगर ब्रीफ सा जवाब इस पर आ जाए कि अगर तो आपकी जमात की लीडरशिप के, टॉप टियर लीडरशिप के मुक्तदर हलकों से राब्ते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये राब्ते होने चाहिए और दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान? देखिए, हमारा राब्ता पाकिस्तान के अवाम के साथ है और हमने इस राब्ते के लिए और अवाम के वोट की इज्जत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। नवाज शरीफ साहब से लेकर नीचे कारकुनों तक, और इस वक्त जितनी मुस्लिम लीग नून की सफ़े अव्वल की क़यादत है वो सब अपने मुकदमे भुगत रही है। हम किसी एक ऐसी जमात की तरह नहीं है कि जो एक मार्च करे तो सारे मुकदमे ख़त्म हो जाए। हम तो हर हफ्ते पेशियां भुगतते हैं, शाहिद खाकान साहब भी, मैं भी, साद रफीक भी, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सब आप देखते हैं, मरियम नवाज साहबा, हर कोई अपनी अदालतों में आके पेशियां भुगत रहा है और हम बदतरीन इंतकामी सियासत का सामना कर रहे हैं। अगर हमारे कोई ऐसे राब्ते होते तो ये हालात तो ना होते। ये राब्तों के साथ ये अगर सख्तियां आनी है तो ये तो माजी की बात है ना एहसन साहब, ये माजी की बात है, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इंतखाबात के लिए ये राब्ते हों तो उसमें क्या आप समझते हैं कोई कबाहत है या हो जाने चाहिए ये राब्ते? मेरा ख्याल है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना इस मुल्क का आईनी हक है, अवाम का आईनी हक है। हर इदारे को आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के इलेक्शन में अवाम के वोट को चुराना आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के जुमरे में आता है मेरे नजदीक। ठीक, एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। पाकिस्तानी सियासत बड़े इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हुआ चाहती है। अगले 2 से 3 माह जो हैं वो इंतहाई अहम है और यही अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुल्क की मईशत पे बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। दवाओं की कीमतें अगर 3 रुपए से 7 रुपए हो गई तो क्या क़यामत आ गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ असरात आएँ। सस्ती गैस के आदी लोग अपनी आदत बदलें, वैसे ही चंद साल में गैस नहीं रहेगी। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नीचे आ रहा है और कीमतों में कमी का उमूमी रुझान है। यहाँ बस सिर्फ चाय महंगी है, बाकी तमाम चीज़ें सस्ती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत एशिया के तमाम ममालिक से जो है वो सस्ता है। ये बयानात हुकूमती तर्जुमानों के हैं, लेकिन इनके इन बयानात जो हैं, ये बयानात जो हैं अवाम के पल्ले फ़िलहाल नहीं पड़ रहे, क्योंकि इनकी ज़ुबान पर, अवाम की ज़ुबान पर सिर्फ और सिर्फ महंगाई की दुहाई है। स्टेट बैंक की बात करें, गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी महंगाई ना होने का दम भर रहे थे। उसी वक्त मरकज़ी बैंक शरह सूद में मज़ीद इजाफे का ऐलान कर रहा था। SBP के मुताबिक आलमी कीमतों में मुल्क में माशी नमू की वजह से जो है वो महंगाई और तिजारती खसारा $5 अरब तक आ पहुँचा है। लेकिन इस महंगाई से निमटने और पायदार नमू के लिए शरह सूद को 9.7
5% जो है वो किया जा रहा है, यानी तकरीबन 100 बेसिस या आप कह दें कि तकरीबन 1% शरह सूद जो है उसमें इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात के बकौल मुल्क में उमूमी महंगाई जो है वो बढ़कर 11.5% तक हो चुकी है, जबकि इसमें मजीद इजाफे का खदशा है, जो यकीनन एक और बड़ा खतरा है। आज ही सामने आने वाले एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया की माशी शरह नमू कम रहेगी, जबकि पाकिस्तान में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त इंटर बैंक में $1 178 में फरोख्त हो रहा है। साथ ही IMF की शर्त पर मिनी बजट तैयार हो चुका है, जिसके तहत अवाम को दिए जाने वाले 50 अरब रुपए की टैक्स छूट जो है वो वापस ले ली जाएगी। टैक्स वसूलियों के हदफ में 271 अरब रुपए इजाफा करके 6100 अरब रुपए तक ले जाने का इम्कान है, यानी महंगाई और मजीद महंगाई। दूसरी जानिब हुकूमत मईशत का पहिया चलाने के लिए इकदाम भी कर रही है। आज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत 30,000 नए कारोबारों को 1 करोड़ रुपए तक बगैर जमानत कर्जा मिलेगा। एक मजबूत खबर ये, स्टॉक मार्केट में 1120 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड आज हुई और सरमायाकारों को 100 अरब रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। अब से कुछ देर पहले एक और मजबूत खबर सामने आई, जिसके मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है या महंगाई मजीद बढ़ेगी? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पिछले एक महीने में तकरीबन पिछली बार भी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें शरह सूद को बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया, 2.75% बढ़ाया गया। क्या आपके ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है? क्योंकि हमें पता है कि महंगाई जब ऊपर जाती है, शरह सूद को ऊपर ले जाना जो है इकॉनमी का एक प्रिंसिपल तो है, लेकिन क्या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं समझते कि शरह सूद को ऊपर ले जाने से उल्टा महंगाई में इजाफा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बहुत अहम सवाल है आपका और इस पे मुख्तलिफ राय हैं। मैं कुछ इशारे इस पे दूंगा कि किस तरह से इसके असरात कुछ अच्छे हो सकते हैं और कुछ खराब भी हो। जी जी। सबसे पहले जो ये है कि शरह सूद को इसलिए कम किया जाता है कि जो पाकिस्तान का पूरा जो मुल्क का डिमांड है वो कम हो, और अगर वो कम होता है तो इंपोर्ट की जो हमें ज़रूरियात हैं वो दरामदात की वो कम होती हैं और उसके नतीजे में तिजारती खसारा कम हो सकता है। ये दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता है। दूसरी तरफ जो इसके जो असरात इतने अच्छे नहीं होते हैं, उनमें सबसे पहले यह है कि आपका जो शरह सूद में जो आपने इजाफा किया है 2.75 2 महीनों में, जी पिछले 2 महीने में, उसके नतीजे में ये होगा कि आपका जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मुतासिर होगा। और हमारा अंदाज़ा ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बाकी महीनों में 8 से 10% कमी आ सकती है इस साल। इससे शरह नमू में भी कमी आएगी और जो रोजगार में इजाफा हो रहा था उसकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है। एक और बहुत बड़ा जो नेगेटिव असर है जिस पे ज्यादा गौर नहीं किया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी इंटरनल टैप इसका बिल्कुल जिक्र नहीं है, और वो क्या है? वो ये है कि जब आप शरह सूद को इतना बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में जो हुकूमत जो सूद की पेमेंट करती है कर्जों पर, जो हमारे रुपए के कर्जे हैं, उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक। और हमारा कैलकुलेशन ये है कि बाकी 6 महीने में इसका असर जो है वो तकरीबन 300 अरब तक पड़ेगा, यानी कि आपका जो बोझ है कर्जों की पेमेंट के इंटरेस्ट का वो 300 अरब बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके नतीजे में खतरा ये मौजूद है कि बजट का खसारा भी बढ़ जाएगा और उसके नतीजे में फिर डिमांड में इजाफा होगा। तो एक तरह से कैंसिलेशन हो जाती है। हमारे जैसे मुल्कों में हम लोगों की नाचीज राय ये है इस शरह सूद का जो इस्तेमाल है वो कोई ख़ास असर नहीं करता है और आपको दूसरे जरियों से कोशिश करना चाहिए कि हमारा तिजारती। अच्छा डॉक्टर साहब, कल रजा बाकिर ने यह कहा जब उनसे सवाल हुआ कि क्या बात यहाँ रुकेगी या शरह सूद मजीद बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा फिलहाल तो यही काफ़ी है, लेकिन साथ में वो ये भी कहेंगे कि जो तिजारती खसारा और महंगाई के जो फिगर्स हैं वो हाई एंड पर रहेंगे,
मतलब वो ये हिंट करवा रहे हैं कि अगर ये हाई एंड पे रहेंगे इसका मतलब कि शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। देखिए, उन्होंने जो अपने प्रोजेक्शन दिए, आपको हैरत होगी कि जो नवंबर के 19 तारीख को जो मीटिंग हुई और जो कल 14 तारीख दिसंबर की जो मीटिंग हुई, हैरत अंगेज तब्दीली आई है उनके प्रोजेक्शंस में। अच्छा, एक महीने पहले स्टेट बैंक कह रहा था कि अफरात-ए-ज़र की रफ्तार 7 से 9% होगी। अब वो कह रहे हैं कि 9 से 11% होगी, यानी कि एक महीने में इतना ज्यादा इजाफा अपने प्रोजेक्शन में, बाकी जो साल के महीने रह गए। दूसरी तरफ वो जो तिजारती खसारा है, नवंबर में कह रहे थे कि ये 2 से 3% होगा हमारी इकोनॉमी का, मगर अब ये कह रहे हैं कि ये 4% होगा। और जिस रफ्तार से इस वक्त तिजारती खसारा आपका बढ़ रहा है, हमारा अंदाजा ये है कि ये कम से कम 5% GDP का पहुंचेगा। लिहाजा इनके प्रोजेक्शंस में तब्दीली आ रही है, और अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो खतरा जरूर मौजूद है। आपको याद होगा 2018-19 में 6% से बढ़ाकर सरे सूद को स्टेट बैंक 13.25% तक लेके चली गई थी। उसका बेतहाशा नुकसान हुआ था हमारी इकोनॉमी को। तो अब ये देखना है कि क्या सेंस विल प्रिवेल, या ये थोड़े से पैनिक में आकर फिर से कुछ ऐसी हरकत ना करे। चलें डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही पूछता हूं कि सेंस क्यों प्रिवेल नहीं हो रही? इकोनॉमिक टीम जो है, क्या आप समझते हैं कि वो आर दे फिट फॉर द जॉब? इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक राजीव। डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, क्या ये समझा जाए कि इकोनॉमिक टीम जो है और स्टेट बैंक की जो टीम है, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान है? आप जैसे इकोनॉमिस्ट भी अगर मुतमईन नहीं है कि उनकी प्रोजेक्शन स्टेट बैंक की इस तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, उसके नतीजे में पैनिक में आकर मजीद शरह सूद भी बढ़ा सकता है, क्या इनमें ये हैंडल करने में कोई इशू आ रहा है, या मसला है इधर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? दरअसल देखिए, ये बात भी जहन में रखना है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए बहुत से प्रायर एक्शंस करने, और ये काफी सख्त प्रायर एक्शंस हैं। मेरे ख्याल से सरे सूद भी एक प्रायर एक्शन था, मगर वो लिखे हुए अंदाज में नहीं नजर आया। दूसरी तरफ अब आप ये देखिए कि अगले हफ्ते स्टेट या पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स का निज़ाम है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली लानी है, एग्जेम्पशंस खत्म करने हैं, रेट्स जो कम है उन्हें बढ़ाना है। इससे अफरात-ए-ज़र पर असर पड़ेगा। तो यानी कि एक तरफ स्टेट बैंक कोशिश कर रहा है कि अफरात-ए-ज़र कम हो, दूसरी तरफ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो टैक्सेस को बढ़ाकर अफरात-ए-ज़र में इजाफा करेगा। फिर उसके बाद आने वाले महीनों में आप बिजली के निर्ख को बढ़ाना है, उससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। तो आप एक तरह से बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि एक तरफ स्टेट बैंक कोशिश कर रहा है कि अफरात-ए-ज़र को कम किया जाए, मगर दूसरी तरफ फिस्कल साइड पर फिस्कल पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी के बरक्स मुख्तलिफ रास्ते पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुशीर खजाना एक और बात भी कर रहे हैं कि रियल इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है इस वक्त वो 168 है, और 178 तक अगर डॉलर पहुंच गया तो स्पेकुलेशन की वजह से हुआ। रजा बाकी साहब से कल ये पूछा गया तो उन्होंने कहा उससे मैं तो मुतमईन नहीं हुआ। सवाल आपके सामने ही रखेंगे कि जी स्पेकुलेशन है, लेकिन कि कैसे जी मतलब ये डॉलर जो है 178 तक पहुंचा, लेकिन वो ये नहीं कह पाए कि कैसे अब इस डॉलर को जो रियल एक्सचेंज जो इफेक्टिव रेट है वहां तक लेके आए। दरअसल वो जो कह रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो हमारे पास एक जरिया होता है जिसे हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के, वो ये देखता है कि पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र की रफ्तार क्या है और बाकी दुनिया में क्या है। जो फर्क है उस हद तक हमारे रुपए में कमी आनी चाहिए। ठीक।
इस वक्त जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एस्टिमेट किया है वो 95 है इंडेक्स के लिहाज से, यानी कि हमारी करेंसी जो है 5% ज्यादा गिरी है। और 5% अगर आप लगा लें तकरीबन ये बन जाता है आपके 9 रुपए के लगभग। तो इस लिहाज से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं, मगर कोई ऐसी वजह नहीं होती है कि आपकी करेंसी जो है वो फॉलो करेगी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका रोजाना मार्केट के प्रेशर्स का असर होता है, कभी गिरावट कभी बढ़ने का सिलसिला रहता है। और मेरा अपना ख्याल यह है कि जो ये कल के मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद जो अच्छी बात हुई है माशाल्लाह, आज हमारा स्टॉक मार्केट 1100 पॉइंट बढ़ा जी। तो यानी कि मार्केट में कुछ कॉन्फिडेंस जरूर आई। मगर दूसरी तरफ जो परेशान कुन बात है कि रुपए की कदर में मुसलसल आज भी इजाफा हुआ, कुछ कम हुआ मगर हुआ। तो रुपए में कॉन्फिडेंस की वापसी अभी तक नहीं आई है और इस पे और काम करना पड़ेगा स्टेट बैंक को कि कोशिश करें कि रुपए जो है एक लेवल पे आकर बिल्कुल इस पर मजीद काम की जरूरत है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है कि मुल्क भर में कायम निजी यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपसेस को जो है वो बंद कर दिया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन इन यूनिवर्सिटियों से पास होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालत उज़्मा के सामने सवाल था कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अपने हुदूद से बाहर ज़ैली जो कैंपसेस हैं वो कायम कर सकती हैं या नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को अपनी हुदूद से बाहर कैंपसेस कायम करने की इजाज़त नहीं है। HEC ने कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को गैर कानूनी कैंपसेस के क़याम पर अलर्ट भी जारी किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया कि दरख्वास्त गुजार जो स्टूडेंट्स हैं उनके वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने जो है वो इस पर दलाइल भी दिए कि उनके मुवक्किल लाहौर हाई कोर्ट में डिग्रियों के लिए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने कैंपस को गैर कानूनी करार दिया और नैब को निजी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी फैसला दिया, लेकिन HEC के पास इख्तियारात हैं और नैब को तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। अगर HEC कमज़ोर है तो विफाक को हुक्म देंगे कि कवानीन में तरामीम करे। ये इंतहाई अहम और बड़ा फैसला है जिसके असरात भी दूररस होंगे। हमारी मालूमात के मुताबिक प्रिस्टन और अलखैर यूनिवर्सिटियों ने लाहौर और कराची में गैर कानूनी कैंपसेस कायम किए थे। मज़कूरा यूनिवर्सिटियों के तलबा ने HEC की जानिब से गैर कानूनी कैंपसेस से डिग्रियाँ जारी ना करवाने और उनकी तस्दीक ना करने पर अदालत से रुजू किया था, जबकि HEC के मुताबिक मुल्क भर में यूनिवर्सिटियों से इल्हाक शुदा जो गैर कानूनी कॉलेजेस और कैंपसेस हैं उनकी तादाद 147 है, जिसमें गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ैर तालीम है। इस फैसले का उन स्टूडेंट्स पर क्या असरात होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है। मुल्क में आला तालीम के लिए ये इक़दाम जो है वो नागुज़ीर था और HEC का इस पर क्या मौक़िफ़ है, तफसीली बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाज़ुल हक़ मौजूद है। रियाज़, ये बताइएगा पहले तो कि ये तो बड़ा अहम फैसला है, इस फैसले से कितने कैंपसेस कितने कॉलेजेस मुतासर होंगे जो कि गैर कानूनी हैं अब इस फैसले के बाद? जी आदिल, इससे तकरीबन 147 के करीब जिस तरह आपने नंबर बताया वो मुतासर होंगे, वो कॉलेजेस और वो जो सब कैंपसेस हैं जो इलीगली बनाए गए हैं। और HEC इसको बार बार ये कहता रहा, नोटिफिकेशन और अलर्ट्स जाते रहे कि ये तमाम चीज़ें ना की जाएं। जो पंजाब में कोई यूनिवर्सिटी है वो KP में या सिंध में नहीं खोल सकती, लेकिन वो ज़ाहिर है वो करते रहे। तो इस वक्त 97 ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पंजाब में सिर्फ हैं, जो इलीगल हैं, जो HEC की वेबसाइट पे मौजूद हैं। इसी तरह जो सिंध में हैं वो 11 हैं और 36 जो हैं वो KP में हैं, एक आज़ाद कश्मीर में है और एक इस्लामाबाद में है। तो तकरीबन ये मुतासरीन में शायद हज़ारों स्टूडेंट्स आएंगे और उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो ये जो इलीगल कैंपसेस डिक्लेयर किए गए हैं ये HEC की वेबसाइट पे मौजूद भी हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे इनमें एडमिशन्स लेते रहे और बाकायदा तौर पे इनके एड्स जो इलीगल कॉलेजेस हैं वो अखबारात में भी आते रहे। अच्छा, ये बताइएगा रियाज, तकरीबन हमारे जो फिगर्स हैं 10,000 के करीब शायद स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं, कुछ ग्रेजुएशन के करीब हैं, कुछ के एक आध सेमेस्टर रहते हैं, कुछ के बिल्कुल दरमियान में डिग्रीज हैं। इस पर क्या होगा? और क्योंकि उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है स्टूडेंट्स का, उनके मुस्तकबिल पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया है।
बिल्कुल 2019 में जब यही जो पिटिशनर हैं बच्चे हैं, जो 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में फ़ैसला आया था, तो उसमें यही फ़ैसला था कि मामला नैब को भिजवा दिया जाए और इन बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि दोबारा से इसको रिवाइज़ वगैरह किया जाए। तो बच्चों को शायद उस तरह का रिलीफ नहीं मिला। वो चाहते थे जो डिग्रीज़ उन्होंने की हैं उनका या फ़ैसला हो जाए या उनका कुछ हो जाए, उनको मदावा हो जाए, कुछ जो फंडिंग है, जो पैसे हैं, जो उनको वापस मिल जाएँ। तो ज़ाहिर वो सुप्रीम कोर्ट आए और अब उनको फ़ैसला जो है वो मिल गया। एक किस्म का AGC को कह दिया गया कि इनके लिए कुछ रास्ता निकाला जाए और बाकायदा तौर पे तमाम सब कैंपसेस को बंद करने का कह दिया गया है। तो अब जो हज़ारों बच्चे इसमें शामिल है, 9-10 हज़ार एक जनरल फिगर कहा जा रहा है, इससे भी शायद बड़ा फिगर कहा जा रहा है, क्योंकि AGC के पास ऑफिशियली उस तरह के वो फिगर्स मौजूद नहीं है, चूँकि ज़ाहिर वो इलीगल हैं वो सारे कैंपसेस। तो अब उनका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये शायद लगता है कि अदालतों में बाकायदा तौर पर एक हज़ारों सैकड़ों पिटिशन आना शुरू हो जाएंगी मुख्तलिफ अदालतों में AGC के हवाले से कि जी हम तो दरमियान में हैं, हमारे हवाले से फ़ैसला आया है। अब जाहिर है उसके वाले जो AGC अलर्ट्स वगैरह जारी करता रहा है उसकी इन्होंने परवाह नहीं की और ऐसे इदारों में दाखिला लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सीरियस जो है वो केस बन ये देखिए रियाज, बड़ा सीरियस मामला है। अगर 10,000 के करीब स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है और वो भी मुअज़्ज़ज़ अदालत के एक फ़ैसले के बाद, तो इसमें जो मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही वो ये कि जब ये कैंपसेस बन रहे थे, ऑब्वियसली गैर कानूनी बन रहे थे, सबको पता था, तो क्या हायर एजुकेशन कमीशन सोया हुआ था उस वक्त? जी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है और 2019 की जो जजमेंट है इसी केस से रिलेटेड और उसमें बड़ी तफसील से इसका जिक्र किया गया और पूरी उम्मीद है कि अताब बंदियाल साहब की जब ये पूरी 3 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, इनकी तफसीली जो जजमेंट आएगी उसमें भी इस चीज़ का जिक्र आएगा कि जब एक चीज़ बन रही थी बाकायदा तौर पे और ये शुरू हुआ, बच्चों को एडमिशन मिलना शुरू हुए, अखबारात में इश्तिहारात आए, तो AGC उस वक्त कहाँ था। तो अब एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि जब से ये प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशंस बने हैं, ख़ासतौर पे HED बन गया पंजाब में, सिंध में HED एक बन गया, 2 सूबों में बन गए, बलोचिस्तान और KP में अभी तक नहीं बने। तो वहाँ ये हुआ कि AGC जब कोई लेटर भेजता था तो वो इसकी परवाह नहीं की। ये 13-14 के बाद बाकायदा तौर पे शुरू हुआ। तो AGC बाकायदा स्ट्रगल करता रहा, गवर्नर जो सिंध थे और पंजाब थे उनको भी लेटर्स लिखते रहे, तो एक कागजी कार्रवाई से आगे ज़्यादा नहीं जा सके। कुछ जगहों पर इन्होंने ज़ाहिर छापे भी लगाए और बंद किया कैंपसेस को, लेकिन ज़ाहिर इनके बस में बहुत कुछ नहीं था। अदालतों में बच्चे और वो इदारे चले जाते थे, तो ये एक बेबस तमाशाई रहा। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है AGC के लिए और इसको लेकर वो सूबों में बाकायदा तौर पे दबाव भी डाल सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो ये इसके बड़े दूररस नताइज होंगे हायर एजुकेशन सेक्टर। चलें ठीक है, वो तो ख़त्म अब कर देगा AGC। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाना चाहूँगा मैं, और वो ये कि HEC का ये काम था कि इन गैर कानूनी यूनिवर्सिटियों को ना बनाने दिया जाता। अब 10,000 स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा हुआ है। और दूसरी जानिब हम देखें तो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ जिस तरह गैर कानूनी बिल्डिंग्स की इजाज़त दे देती हैं, अवाम उनमें फ़्लैट ले लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है ये तो गैर कानूनी है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है और इन अथॉरिटीज़ की भी है कि अवाम अब कहाँ जाएँ। अब ये 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं ये कहाँ जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा @आदिल शादिल, मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।